कल हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कंप्लीट किया था। आज हम लोग अगला नेक्स्ट 30 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और इसमें भी वही सेम टॉपिक रहेंगे कि हम लोग देखेंगे इसमें क्या रिपीट क्वेश्चन है, इसका क्या लेवल रहा है और किन किन टॉपिक से इन्होंने पूछा है। देखा हमने जितने भी सीरीज किए हैं काफ़ी इजी क्वेश्चन रहे हैं, और आप लोगों ने न देखा हो तो ज़रूर जाके इस चैनल पर देखिएगा। और हाँ, अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन हो आप सब तक आसानी से पहुँचे। तो चलो शुरू करते हैं। उसमें डिटेल डिस्कशन करेंगे, साथ ही टॉपिक वाइज बताएंगे आपको क्या दिक्कत हो रही है। अगर आप लोग रफ नोट लेके बैठोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, टॉपिक नोट करते जाना जो भी आपको कन्फ्यूजन हो जहाँ पे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपको बताना है ऐसा कौन सा कथन है जो सत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑप्शन देखो, वृद्धि केवल एक मानसिक प्रक्रिया है, आनुवंशिकता अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है, विकास केवल एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, अधिगम व्यवहारिक परिवर्तनों की एक प्रक्रिया है। ऑप्शन देखो, सोचो जल्दी से, मैं इंग्लिश में बोलता हूँ। ग्रोथ इज ओनली ए मेंटल प्रोसेस, हेरिडिटी डजंट इफेक्ट ऑन लर्निंग प्रोसेस, डेवलपिंग इज ओनली ए क्वांटिटेटिव प्रोसेस, या फिर लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ बिहेवियरल चेंजेस। तो आप लोगों ने सोच रखा होगा क्या होगा इसका आंसर। इसमें जो सत्य होगा, अधिगम व्यवहारिक परिवर्तनों की एक प्रक्रिया है, इसका पहले का आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ना पहला देख लो, वृद्धि केवल एक मानसिक प्रक्रिया नहीं, वृद्धि केवल मानसिक प्रक्रिया नहीं है। आनुवंशिक अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है, करता है, बिल्कुल करता है। विकास केवल एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, नहीं, विकास मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक प्रक्रिया है। विकास में दोनों चीज, जबकि एक वृद्धि में सिर्फ मात्रात्मक प्रक्रिया है। इसलिए पहले का जो आंसर हो जाएगा अधिगम व्यवहारिक परिवर्तनों की प्रक्रिया है, बिल्कुल सही का आंसर है। पहले का आंसर 4 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मूल मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी में कितने नैदानिक पैमाने थे। ये फेमस क्वेश्चन है, कई बार इन्होंने रिपीट किया है, पिछले कई पेपरों में रिपीट किया है, इनका फेवरेट टॉपिक है और इस तरह से कई सारे टेस्ट भी देते रहते हैं। जैसे इस बार MMPI है, पिछले में बहुत सारे टेस्ट आए हैं, आप लोग देखिएगा अगर नहीं देखे होंगे पिछला सीरीज तो इसमें बताना है कि मूल मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी में कितने नैदानिक पैमाने थे। आपने देख लो 9 यानी 9, 11 यानी 11, यानी 10 यानी 10, यानी 12 यानी 12। तो उसमें मूल यानी स्टार्टिंग टाइम में क्या थे। ये मूल मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी क्या है आपको पता है। ये पर्सनल, इसका नाम ही देखो, पर्सनालिटी इन्वेंटरी, यानी ये पर्सनालिटी से रिलेटेड एक टेस्ट है जो कि इसमें कुछ क्वेश्चंस रहते हैं ट्रू एंड फॉल्स के रूप में, और उसी से निर्धारित किया जाता है कि इस व्यक्ति का पर्सनालिटी कैसा होगा। ठीक है, तो यह जब स्टार्टिंग में बना था तो इसमें कितने पैमाने थे यही पूछा है। तो इसमें जो स्टार्टिंग में बना था तो इसमें 10 पैमाने थे, 10 पैमाने, 10 क्वेश्चन होते थे ट्रू एंड फॉल्स के रूप में, और उसी के आधार पे इसमें डिसाइड किया जाता है। लेकिन इस टाइम जो इसके पैमाने हैं तो 569 के आसपास हैं, लगभग बढ़ ही रहे हैं, लगभग उसमें बहुत सारे जोड़े जा रहे हैं। तो इसको नोट डाउन कर लो कि इसमें कितने स्टार्टिंग टाइम में थे, 10 थे। सेकेंड का आंसर 3rd नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा एक शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है। आपको ये बताना है कि which one is not an psychological principle on teaching। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग का एक उदाहरण नहीं है। जो ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है, जो सरल से कठिन की ओर बढ़ता है, जो जटिल से सरल की ओर बढ़ता है, जो स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ता है। तो आप सबने कई बार इसको देखा है, हर एक पेडागोजी में, चाहे वो मैथ पेडागोजी हो, इन्वायर पेडागोजी हो, या फिर संस्कृत या इंग्लिश पेडागोजी हो, या फिर आपकी CDP हो, उन सब में ये काफ़ी फेमस टॉपिक है। इसको एक बार ध्यान रखना, 1 नंबर के आते हैं। तो ज्ञात से अज्ञात बिल्कुल होता है, सरल से कठिन भी होता है, जटिल से सरल। देखो, एक मनोवैज्ञानिक धारणा पहले ही जटिल पढ़ाओगे तो उसको कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी बच्चा कॉन्फ़िगर नहीं कर सकता है, लेकिन अगर सरल से कराओगे तो स्टेप बाय स्टेप, मेमोरी टाइप में भी देखा होगा कि हमेशा छोटे छोटे टुकड़ों में मेमोरी हमेशा याद रखती है, फिर उसके बाद जटिल मुद्दों को याद रखती है। इसलिए इसका जो आंसर नहीं के रूप में हो जाएगा, तो इसमें नहीं होगा ये वाला। लेकिन ये भी देख लो, जो स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है। स्थूल मतलब छोटा, सूक्ष्म, स्थूल मतलब काफ़ी बड़ा दायरा है, उदाहरण के माध्यम से समझ लो इसमें होता है। सूक्ष्म एक छोटा दायरा, लेकिन कॉम्प्लेक्स में कई सारी चीज़ें सम्मिलित किया जा सकता है। तो कॉम्प्लेक्स स्टार्टिंग में ही नहीं कराया जाता, बल्कि एक सिंपल रूल कराया जाता है कोई भी चीज़ का, किसी भी टॉपिक का। ठीक है, तो जो 3rd का आंसर हो जाएगा, नहीं के रूप में पूछा है, ये भी ध्यान रखना, 3rd होगा। 4th देखो, समावेशी शिक्षा विज्ञान में
डॉट डॉट आधारित दृष्टिकोण के आधार पर शिक्षा की एक रणनीति है। समावेशी शिक्षा वर्तमान में किसके आधारित दृष्टिकोण के आधार पर शिक्षा की एक रणनीति है? सिंपैथी यानी सहानुभूति के आधारित, चैरिटी दान पर, या फिर अपैथी यानी उदासीनता, या फिर राइट्स यानी अधिकार। देखो इंक्लूसिव एजुकेशन होता क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है कि इसमें सभी प्रकार के बच्चे, चाहे वो डिसेबिलिटी से पीड़ित हों, चाहे वो हाइपर एक्टिविटी से हों, या फिर वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति बालक हो, उन सबको शामिल करके एक क्लासरूम में एक जगह पढ़ाना, इसी को बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा। अब आपको बताना है कि समावेशी शिक्षा वर्तमान में इस टाइम पर आधारित किस प्रकार के दृष्टिकोण के आधार पर शिक्षा की एक रणनीति है। ऑप्शन मैंने बता दिए, आपने सोच रखा होगा। मैं इंग्लिश पढ़ देता हूँ तब तक। इंक्लूसिव एजुकेशन इज करेंटली ए स्ट्रेटजी ऑफ एजुकेशन बेस्ड ऑन द डॉट डॉट बेस्ड अप्रोच है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा एक राइट है, ठीक है। इस समय एक अधिकार है बच्चों का, न कि एक सहानुभूति है, न कि एक दान है, न कि एक उदासीनता, ये तीनों नहीं है, बल्कि एक ये राइट है। तो फोर्थ का आंसर 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिंग स्कीमा सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इसका इंग्लिश देख लो, इंग्लिश जरूर देखा करो, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है और हम लोगों को समझ में नहीं आता है। तो इसका जो 5 का इंग्लिश होगा, जेंडर स्कीमा थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसने जेंडर स्कीमा थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया था? जीन पियाजे महोदय ने, कोहलबर्ग ने, एरिक एरिक्सन या फिर सांड्रा वेम ने? तो देखो ये रही आपकी सांड्रा वेम, और इन्होंने ये जेंडर स्कीमा थ्योरी प्रतिपादित किया था, ठीक है। ये रही, ये गोला चेहरा याद रखना, इससे आपको याद होगी बहुत आसानी से। तो सांड्रा वेम को आपने देख लिया, इन्होंने क्या दिया था? जेंडर स्कीमा थ्योरी। इसको नोट डाउन कर लो, काफ़ी मोस्ट है, या फिर अपना स्क्रीन का स्क्रीनशॉट रख लो। 6 नंबर देखो, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अधिगम के समर्थन करने के लिए सबसे उपयुक्त निर्देश क्या है? वाइगोत्स्की महोदय ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का समर्थन करने के लिए सबसे उपयुक्त निर्देश क्या हो सकता है? इसका ऑप्शन नीचे दिया गया है, मैं पढ़ देता हूँ। पाठ्यक्रम होगा, या फिर छात्र कार्य पर एक साथ काम करते हैं, छात्रों के व्यक्तिगत कार्य, पारंपरिक शिक्षा। मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, तब तक आंसर सोच के रखो। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की थ्योरी, द मोस्ट सुटेबल इंट्रूशन टू सपोर्ट सोशल लर्निंग थ्योरी। करिकुलम, स्टूडेंट वर्क टुगेदर ऑन द टास्क, स्टूडेंट्स इंडिविजुअल वर्क, या फिर ट्रेडिशनल टीचिंग। तो देखो वाइगोत्स्की महोदय ने छात्र कार्य पर एक साथ काम करते हैं, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन था, स्टूडेंट वर्क टुगेदर ऑन द टास्क। आपने देखा होगा इनका ये एक बच्चा, इन्होंने बताया था कि बच्चे अपने में ही बिजी रहते हैं, यानी अपने में ही बात करते हैं रहते हैं, तो उसी से रिलेटेड ये भी थ्योरी है, और यहाँ पे इसका आंसर 6 का सेकंड होगा। 7 देखो, ऐसे परीक्षण क्या कहलाते हैं जो भाषा आधारित तर्कशक्ति पर निर्भर करते हैं? आपको बताना है भाषा आधारित यानी लैंग्वेज बेस्ड रीजनिंग कार्ड क्या उसको बोलते हैं। परिशुद्धता परीक्षण यानी एक्यूरेसी टेस्ट, संस्कृति अनुकूलन परीक्षण यानी कल्चरल फेयर टेस्ट, मौखिक परीक्षण या वर्बल टेस्ट, या फिर सांकेतिक परीक्षण यानी नॉन वर्बल टेस्ट। तो भाषा आधारित तर्कशक्ति पर निर्भर क्या होते हैं? आप आंसर सोचा, जल्दी सोचो क्या हो सकता है। तो देखो भाषा आधारित जितने भी तर्कशक्ति होती है, भाषा किससे होता है? मौखिक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कुछ ऐसे ही लॉजिक लगा के जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर कर लेना, ये टाइम बचा के अपना अन्य सेक्शन जैसे मैथ हो गया, या फिर अपना इन्वायरमेंट, या फिर लैंग्वेज पेपर, संस्कृत या इंग्लिश जो भी हो, तो उसमें भी आप टाइम अपना यूज कर सकते हो। इसलिए इन क्वेश्चनों को हमेशा ट्रिक से करना। सीधे आपको पता है भाषा किससे चीज़ें से रिलेटेड होती है? सीधे मौखिक होती है, इसका मौखिक संकेतन। 7 का जो हो जाएगा 3rd नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, व्यक्तित्व के किस पहलू से बच्चों के आउटगोइंग होने की संभावना होती है? आपको ये बताना है कि बच्चा आउटगोइंग यानी निर्गामी यानी बाहर मिल जो पाया, फिर उसका व्यक्तित्व जो बाहरी व्यक्तित्व है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, किसके कारण? ऑप्शन देखो, एक्स्ट्रावर्जन यानी बहिर्मुखता, इंट्रोवर्जन यानी अंतर्मुखता, सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण, या फिर न्यूरोटिसिज्म यानी स्नायु विकृति। तो आउटगोइंग, इसका ऑप्शन देख लो, ट्रिक लगाओ, आउटगोइंग में क्या हो सकता है? या फिर निर्गामी। आउटगोइंग बच्चा वही होता है जो एक्स्ट्रोवर्जन यानी बहिर्मुखी, जो बाहर जल्दी से लोगों से घुल मिल लेता हो, या खूब ज़्यादा बातें करता हो। तो इस प्रकार से बच्चा आउटगोइंग होने की संभावना उसकी काफ़ी ज़्यादा होती है इसमें।
इंट्रोवर्जन में नहीं, बिल्कुल नहीं। सोशलाइजेशन, सामाजिकरण, ये उसका आंसर नहीं होगा। ये तो आपको सिर्फ ऑप्शन रखे गए हैं, स्नायु विकृति वगैरह। 8 का आंसर पहला नंबर होगा। 9 देखो, बंडूराज 4 प्रिंसिपल ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी क्या है? सामाजिक अधिगम के बंडूरा के 4 सिद्धांत किस प्रकार के हैं? सामाजिक अधिगम बंडूरा के 4 सिद्धांत क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि किस प्रकार इनको रीअरेंज करना है, क्रम में बताना है। तो सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरा महोदय ने दिया था, ठीक है। और ऑप्शन देख लो पहले, मेटाकॉग्निशन, ध्यान, जुड़ाव, प्रेरणा, या फिर प्रतिधारण, अनुभूति, ध्यान, प्रेरणा, ध्यान, प्रतिधारण, प्रजनन, प्रेरणा, या फिर ध्यान, जुड़ाव, सहयोग या प्रेरणा। तो उसका ऑप्शन आप लोग सोचो जल्दी से क्या हो सकता है, साथ ही इसको नोट डाउन भी कर लेना। ये देखो, ये रहा अल्बर्ट बंडूरा की, और इसे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी कहा जाता है। तो इसमें क्या इसका ऑर्डर रहेगा, यही ऑर्डर आपको अरेंज करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले क्या होगा, अटेंशन, फिर रिटेंशन, फिर रिप्रोडक्शन, फिर मोटिवेशन। इसलिए इसमें ऑप्शन देखो, ऐसा कौन सा ऑप्शन है 9th का? अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। ये बिहेवियरल थ्योरी है, किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। इसको नोट डाउन कर लो, 9 का आंसर 3rd हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। 10 देखो, किशोर अपने स्वयं की छवि बनाते हैं और अपने स्वयं के विचारों को एकीकृत करते हैं। एकीकृत का मतलब इंटीग्रेटेड, देयर आर आउन आइडियाज। इंटीग्रेटेड करते हैं कि वे किस तरह संदर्भित होना चाहते हैं, यह क्या कहलाता है? यानी किशोर अपनी सभी स्वयं बना रहे हैं और स्वयं के विचारों को एकीकृत भी कर रहे हैं। तो यह किस तरह से संदर्भित कर सकता है? ऑप्शन देख लो, क्राइसिस यानी संकट के रूप में, ईगो आइडेंटिटी यानी अहम पहचान, ईगो आइडियल यानी अहम आदर्श, या फिर ईगो यानी अहम। ईगो सेंट्रिक चीज़ों को काफ़ी देखा, वाइगोत्स्की महोदय ने भी दिया, इसके बारे में बताया। तो इसका ऑप्शन क्या हो सकता है? ईगो आइडेंटिटी। इसका ऑप्शन हो जाएगा अहम पहचान। वो अपना एक पहचानना कि हम एक आदर्श बनाना। आदर्श बच्चा आदर्श से कोई रिलेट नहीं होता, ठीक है, बल्कि वो अपना एक पहचान बनाना चाहता है, इसलिए वो अपने विचारों को, अपनी छवि को एकीकृत करता है और उसको संदर्भित करता है। 10th का जो आंसर है 2nd नंबर। भावनाओं की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करना बच्चा किस आयु में सीखता है? देखो कितने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, सीधे सीधे पूछा है। भावनाओं को अभिव्यक्त को नियंत्रित करना बच्चा किस आयु में सीखता है? आपको बताना है एडोलेसेंस में, बर्थ टू 2 ईयर्स में, या फिर जन्म से 2 वर्ष के दौरान, या फिर लेटर चाइल्डहुड यानी पश्च बाल्यावस्था, या फिर अर्ली चाइल्डहुड यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था में। तो इसमें आपको बताना है बच्चा नियंत्रित कब करता है अपने अभिव्यक्तियों को। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा लेटर चाइल्डहुड। ये कब, ये वाली स्टेज में बच्चा थोड़ा जागरूक होता है, जानने लायक हो जाता है और वह अपने अभिव्यक्ति को नियंत्रित करना जानता है, यहाँ से शुरू कर देता है। तो इसका आंसर 11th का 3rd होगा। 12 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत व्यवहार और संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांतों के बीच एक सेतु का काम करता है? आपको ये बताना है कौन सा सिद्धांत व्यवहार और संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांतों के बीच एक सेतु का काम करता है। ऑप्शन देख लो, पहला मानवतावादी सिद्धांत, दूसरा संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, तीसरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत, चौथा अस्तित्व सिद्धांत। इसमें से आपको बताना है सिद्धांत व्यवहार और संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांतों के बीच एक सेतु यानी पुल का काम कौन सा करेगा? आंसर सोचो जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर? इसके पहले वाले क्वेश्चन देख लो, ये वाला, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। भावनाओं के अभिव्यक्ति को नियंत्रित करना कभी बच्चा किस आयु में सीखता है? तो इसमें अर्ली चाइल्डहुड में होता है, ठीक है। इसमें लेटर चाइल्डहुड में, अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज होती है लगभग 3 से 6 ईयर इस स्टेज में, और लेटर चाइल्डहुड की स्टेज होती है 6 to 12। तो इस स्टेज में बच्चा जो है भावनाओं के अभिव्यक्ति को नियंत्रित करना सीख लेता है, ठीक है। तो 11th का जो आंसर हो जाएगा 4। 12 देखो, तो आपने इसका आंसर सोच लिया क्या होगा? इसका जो आंसर हो जाएगा 12 का सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, सोशल लर्निंग थ्योरी। ये रहा आपका अल्बर्ट बंडूरा के का ही ये क्वेश्चन है। अल्बर्ट बंडूरा ने सोशल लर्निंग थ्योरी दिया है। तो इसमें ये बताना है
कि इसमें एक सेत को काम करता है। देखो ये बिहेवियर है, फिर कॉग्निटिव, इफेक्टिव, बायोलॉजिकल और इन्वायरमेंट फैक्टर। तो इन तीनों का एक बीच में ये सोशल लर्निंग थ्योरी आता है। ठीक है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। 13 देखो, इनमें से कौन सा कथन योग्यता और क्षमता के संबंध में सत्य है? योग्यता और क्षमता के संबंध में सत्य है। ट्रू विथ रिगार्ड एप्टीट्यूड एंड कॉम्पिटेंस। पहला देखो, कुछ करने के लिए योग्यता एक जन्मजात संभावना है, योग्यता एक विकसित ज्ञान है, क्षमता एक योग्यता का हिस्सा है, या फिर कुछ करने के लिए क्षमता एक जन्मजात संभावना है। तो इसका आप लोग सोचो क्या होगा। 13 का जो आंसर हो जाएगा, कुछ करने के लिए योग्यता एक जन्मजात संभावना है। जन्मजात संभावना है। योग्यता एप्टीट्यूड के बारे में पूछा है। एप्टीट्यूड आपको पता ही होगा कि एप्टीट्यूड जो होता है, बर्थ से ही बच्चा की एक स्पेसिफिक एबिलिटी होती है कि बच्चा या फिर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, जो भी, मतलब उसका एक इंटरेस्ट होता है। और ये कब होता है? बर्थ के टाइम से होता है, मतलब इसमें लर्निंग के माध्यम से चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये उसके अंदर की एक, उसी के कारण उसमें मोटिवेशन या फिर अंदर से उन चीज़ों को करने के लिए भावना आती है। 13 का आंसर यहाँ पे फर्स्ट होगा। यहाँ पे सत्य के रूप में पूछा है। 14 देखो, कौन सा आरेख दर्शाता है कि शुरुआती वर्षों के दौरान शिक्षा में निवेश का रिटर्न अधिकतम है? आपको ये बताना है कि अर्ली, मतलब जब बच्चा छोटा रहता है उसी टाइम से उसको पढ़ाया जाए तो बाद में उसका जो रिटर्न है कैसा होगा। उसके लिए किसने एक ग्राफ बनाया था, किस साइकोलॉजी किस मनोवैज्ञानिक ने? तो आपको ऑप्शन देख लो, हैकमैन ने, विस्कॉन्सिन ने, हरलॉक ने, या फिर प्यूबर्ट ने। तो ये तो नाम ही नहीं है, ये एक स्टेज है। ये हरलॉक एक नाम है, विस्कॉन्सिन, हैकमैन। तो इसमें दिया किसने था? 14 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, हैकमैन महोदय ने। ठीक है, हाई स्टार्टिंग टाइम में ही आप इन्वेस्ट करो, उसके बाद रिटर्न इसका बड़ा होगा। इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन इज मैक्सिमम ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स। ओके। 15 देखो, किसने आईक्यू पद को प्रतिपादित किया है? आईक्यू पद को यहाँ पे ध्यान रखना, कई बार ये काफी कंफ्यूजन क्वेश्चन रहता है। आईक्यू पद पूछा है, आईक्यू टेस्ट, आईक्यू फार्मूला किसने प्रतिपादित किया था वो अलग है, आईक्यू दिया किसने था स्टार्टिंग में वो अलग है, और ये आईक्यू मतलब ये आईक्यू नाम किसने दिया है ये पूछा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर ऑप्शन देख लो, टर्मन, गाल्टन, बिने या फिर गिलफोर्ड। तो आईक्यू पद किसने दिया था सबसे पहले? टर्मन ने। और आईक्यू टेस्ट किसने, आईक्यू फार्मूला किसने दिया? आईक्यू फार्मूला होता क्या है पहले ये देखो, MA/CA/100, ये आईक्यू फार्मूला होता है। दिया किसने था? अल्फ्रेड बिने ने। ठीक है, और आईक्यू पद किसने दिया? टर्मन ने। इसको ध्यान रखना, नोट डाउन कर लो। 15 का आंसर पहला नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, वह मनोवैज्ञानिक जिसने पता लगाया कि बच्चों के वास्तविकता की धारणा वयस्कों से नहीं सीखी जाती है लेकिन इसका निर्माण किया जाता है, वे क्या है? वे हैं, वे कौन मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने पता लगाया कि बच्चों की वास्तविकता की धारणा वयस्कों से नहीं सीखी जाती है लेकिन इसका निर्माण किया जाता है? यानी धारणा के बारे में बात कर रहे हैं। तो किसने किया था? जीन पियाजे ने, BF स्किनर ने, अर्नोल्ड गेसल ने या फिर हार्वर्ड गार्डनर ने? तो जीन पियाजे ने इस चीज को प्रतिपादित किया था। 16 का आंसर पहला नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस अवस्था में बच्चे तर्क करना शुरू करते हैं? आपको ये बताना है किस स्टेज में बच्चे तर्क करना शुरू कर देते हैं। तो ऑप्शन देखो, एडोलेसेंस के दौरान, लेटरहुड यानी उत्तर बाल्यावस्था, या फिर लेटर चाइल्डहुड, या फिर इन्फेंसी यानी शैशवावस्था में, या फिर अर्ली चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्यावस्था में। तो बच्चा तर्क करना शुरू कर देता है किस स्टेज में? आप लोग इसमें देखे होंगे बच्चे जब छोटे ही होते हैं तो किस स्टेज तक में लगभग तर्क करना लगते हैं, यानी बातों को पूछने लगते हैं कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, ऐसी चीज़ें कैसे होंगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 17 का लेटर चाइल्डहुड यानी उत्तर बाल्यावस्था।
बाल्यावस्था की 2 स्टेज होती है, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड 3 to 6 ईयर होती है, लेटर चाइल्डहुड 6 to 12 होती है। तो इस स्टेज में 6 to 12 में बच्चा तर्क करना शुरू कर देता है। 19 देखो, विविधता पर विचार करते समय शिक्षकों को समूह के दृष्टिकोण के बजाय एक डॉट दृष्टिकोण को ध्यान रखना चाहिए। कक्षा में विविधता का विचार करते समय शिक्षकों को समूह के दृष्टिकोण के बजाय एक किस पे डॉट के दृष्टिकोण पर ध्यान रखना चाहिए, यानी ग्रुप फैक्टर, समूह कारक, ओपिनियन, अभिमत, स्टूडेंट यानी छात्र, इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत। तो इसका आंसर क्या होगा? 18 का आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत, यानी इंडिविजुअल चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। ना कि देखो कोई भी इंक्लूसिव एजुकेशन में मेनली ये केस होता है जिसमें बच्चों को ग्रुप में पढ़ाया जाता है। ऐसे कई प्रकार के बच्चे होते हैं जो कि एक ही मतलब क्लासरूम में होते हैं। अब इसमें एक ग्रुप के रूप में ही बच्चों पे ध्यान देना जिससे कि वो सीखने में असमर्थ रहेंगे, क्योंकि हर एक बच्चे की स्पेशल एबिलिटी होती है। उसको एक अलग क्षेत्र में उसको जानना, उसको उस हिसाब से उसको जागरूक करना, मतलब उसको पढ़ाना, इस तरह से एक इंडिविजुअल व्यक्तिगत तौर पे करना चाहिए एक टीचर को। 18 का आंसर 4th। 19 देखो, निम्नलिखित में से क्या संकेतन यानी मेटाकॉग्निशन का एक पहलू नहीं है? आपको ये बताना है कि मेटाकॉग्निशन का पहलू नहीं है। ऑप्शन देखो, अल्टरिंग कॉन्शियसनेस यानी चेतना में लाना, संज्ञानात्मक रणनीतियों को संशोधित करना, संज्ञानात्मक रणनीतियों की योजना बनाना, संज्ञानात्मक रणनीतियों की निगरानी करना। देखो मेटाकॉग्निशन यानी संकेतन जो है, संकेतन का एक पहलू न है चेतना में लाना, ये संकेतन का एक पहलू नहीं है, यानी अल्टरिंग कॉन्शियसनेस। जबकि संज्ञानात्मक रणनीतियों को संशोधित करना ये भी है, संज्ञानात्मक रणनीतियों की योजना बनाना और उसकी निगरानी करना, ये तीनों शामिल हैं। जबकि चेतना में लाना मतलब उसको कॉन्शियसनेस में लाना, ये सम्मिलित नहीं होता है। ये है मेटाकॉग्निशन का एक पहलू। 19 का आंसर पहला हो जाएगा। 20 देखो, निम्नलिखित में से शिक्षण प्रक्रिया के बारे में क्या सत्य नहीं है? आपको ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द टीचिंग प्रोसेस। टीचिंग प्रोसेस में क्या सही नहीं है? ऑप्शन देखो, शिक्षण एक छात्र के साथ साथ अधिगम की प्रक्रिया है। शिक्षण में अधिगम की पूरी प्रक्रिया नहीं होती है। शिक्षण के लिए औपचारिक बुनियाद की आवश्यकता नहीं है, या फिर शिक्षण छात्र के आसपास केंद्रित होना चाहिए। इसमें से नहीं के रूप में पूछा है, ये बहुत ध्यान रखना। कई बार सही के चक्कर में पहला ही क्वेश्चन देखो और उसमें मार के निकल जाओ और पता चला आंसर गलत हो जाए। तो आप नहीं बताना है शिक्षण प्रक्रिया के बारे में सत्य नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? 20 का आंसर हो जाएगा शिक्षण के लिए औपचारिक बुनियादी की आवश्यकता नहीं होती है। ये यहाँ पे नहीं लगा है, अगर यहाँ पे नहीं होता है तो उसका आंसर यस होता। ठीक है, ये रहा 3rd नंबर, बुनियादी आवश्यकता नहीं है। 20 का आंसर 3rd। 21 देखो, निम्नलिखित में से क्या विचार विमर्श प्रक्रिया के लिए लागू नहीं होता है? विचार विमर्श प्रक्रिया के लिए क्या लागू नहीं होता है? ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस में क्या लागू नहीं होता है? असमान विचारों का सृजन, विचारों की आलोचना, या फिर नए के साथ आने वाले विभिन्न विचारों को जोड़ना, या फिर गुणवत्ता की तुलना में मात्रा अधिक महत्वपूर्ण है। तो विचार विमर्श प्रक्रिया यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस में क्या लागू नहीं होता है? यहाँ पे देखो हर क्वेश्चन में इन्होंने नहीं के सेंस में पूछा है। तो असमान विचारों का सृजन देखो हो रहा है, विचारों का सृजन हो रहा है तो लागू होगा। विचारों की आलोचना ये नहीं होगा। नए के साथ आने वाले विभिन्न विचारों को जोड़ना ये भी हो जाएगा। गुणवत्ता की तुलना में मात्रा अधिक महत्वपूर्ण ये भी होगा। लेकिन आलोचना करना फिर तर्क कैसे होगा, विचार विमर्श कैसे होगा? तो 21 का आंसर 2nd नंबर होगा। 22 देखो, मार्टिन एंड हेल्वर्सन के अनुसार जब छोटे बच्चों ने लिंग के असंगत व्यवहार का अवलोकन किया तो उनमें क्या प्रवृत्ति थी? आपको बताना है मार्टिन एंड हेल्वर्सन ने जो टेस्ट किया बच्चों के लिंग के असंगत व्यवहार के रूप में, तो उनमें क्या प्रवृत्ति थी? ऑप्शन देख लो, स्मृति की विकृति, एक सटीक स्मृति, व्यवहार की अस्वीकृति, या फिर व्यवहार की नकल। तो 22 का जो आंसर हो जाएगा मानसिक स्मृति की विकृति यानी डिस्टोर्शन ऑफ मेमोरी, पहला नंबर 22 का 1st नंबर। 23 देखो, एनोरेक्सिया नर्वोजा से ग्रसित बच्चों का विशिष्ट रूप से क्या समस्या होती है?
ये एक डिसेबिलिटी का क्वेश्चन है, उसमें ये बताना है कि एनोरेक्सिया नर्वोजा एक डिसेबिलिटी है, उसमें क्या उसका मतलब लक्षण है। ऑप्शन देखो, आवेग नियंत्रण के साथ समस्याएं होती है, शरीर प्रतिमा के साथ समस्याएं होती हैं, कम शारीरिक व्यायाम होती हैं, या फिर अत्यधिक भोजन करना होता है। तो इसका ऑप्शन देख लो। ये रहा एनोरेक्सिया नर्वोजा से पीड़ित बच्चा, उसका जो इमेज डिफेक्ट होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इमेज डिफेक्ट होना, शरीर प्रतिमा के साथ समस्याएं, 23 का सेकेंड नंबर, ठीक है। 24 देखो, टैगोर द्वारा एक कहानी को याद रखने में बच्चे की मदद करने की अधिक संभावना क्या है। देखो टैगोर जो थे, कहानी को याद रखने की बच्चों को मदद करने की अधिक संभावना क्या है। तो कहानी का नैतिक, कहानी का आकार, अक्षरों का फॉन्ट या फिर शीर्षकों का रंग। देखो कहानी का सबसे अच्छा होता है उसका नैतिकतापन, उसके अंदर क्या उसमें इनबिल्ट है। तो उसका अगर मोरल बढ़िया है तो बच्चे उसको बहुत ज़्यादा कैच करते हैं, जबकि उसके आकार, उसका फॉन्ट, ये रंग, तो इसका ये ज़्यादा प्रेफर नहीं करता कैसी भी हो, क्योंकि कहानी तो हमेशा सुनी जाती है ना, ठीक है। 24 का आंसर पहला नंबर हो जाएगा। 25 देखो, सोने से पहले आहार से कैफीन और चीनी को समाप्त करना इसे सुनिश्चित करता है। एलिमिनेटिंग कैफीन एंड शुगर फ्रॉम डाइट बिफोर बेड टाइम इंश्योर्स, यानी सोने से पहले आप लोग चाय कॉफ़ी वगैरह का यूज नहीं करोगे या फिर करोगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, यही इसमें पूछा है। ऑप्शन देखो, रिडक्शन इन स्ट्रेस, तनाव में कमी आती है, मांसपेशियों के बेहतर प्रकार, अच्छा नींद, या फिर पोषक तत्वों का अच्छा अवशोषण। तो देखो सोने कैफीन और चीनी करता क्या है, हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को जो है बढ़ा देता है, और उसमें क्या होता है, आपको अगर आलस से आ रहा है आपके अंदर या फिर कुछ ऐसी होती हैं तो थोड़ा कुछ समय के लिए घंटा आधा घंटा दूर हो जाते हैं। इसीलिए इसी का यूज किया जाता है। कैफीन, चाय, चीनी, ये सब चीज़ें मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती हैं, और सोने से पहले इन चीज़ों का सेवन करोगे तो क्या होगा, तो आपकी नींद भाग जाएगी। अगर इन चीज़ों से दूर रहोगे तो क्या होगा, अच्छी नींद आएगी, यानी 25 का आंसर थर्ड होगा। 26 देखो, आमतौर पर अर्थगत स्मृति यानी सीमेंटिंग मेमोरी में जानकारी कैसे संग्रहित होती है। आपको ये बताना है कि हाउ इंफॉर्मेशन इज टिपिकली स्टोर्ड इन सीमेंटिंग मेमोरी। सीमेंटिंग मेमोरी में जानकारी कैसे संग्रहित होती है, क्या नेटवर्कों के माध्यम से, स्किल्स यानी कौशल के माध्यम से, कार्यों के माध्यम से, या फिर समूहों के माध्यम से। तो इसका ऑप्शन ये रहा। देखो सीमेंटिंग मेमोरी तो किस प्रकार कंसल्ट करती है, देखो ये नेटवर्क बना है, नेटवर्कों के माध्यम से हो जाएगा। ये देखो नेटवर्क का जाल बिछा हुआ है और इसी जाल को यहाँ पे एकत्रित किया जाता है, ठीक है। तो सीमेंटिंग मेमोरी किस प्रकार की नॉलेज को रखती है, तो हमेशा नेटवर्क पहला नंबर। 27 देखो, मृदु मंदता मानसिक मंदता की श्रेणी है जिसमें डॉट डॉट का IQ होता है। अब आपको मृदु मंदता की मानसिक श्रेणी है उसके बारे में बताना है। सबसे पहले ये देखो क्वेश्चन काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, ये हमेशा हर एक पेपर में, चाहे आपका CTET हो, रीट हो, UP टेट हो, MP टेट हो, हर एक में पूछता है मंदता से, चाहे वो आपका किसी भी लेवल पर पूछता हो। अब इसमें आपको बताना है कि मृदु मंदता से संबंधित है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, पहले एक टेबल देख लो, इस टेबल में सारी चीज़ें विस्तृत हैं। ये देखो ये टेबल है, IQ टेबल है, इसको नोट डाउन कर लो सबसे पहले, या फिर अपना स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट डाउन कर लेना। पहले देखो 140 या उससे अधिक यानी प्रतिभाशाली बच्चा होता है, जिसका IQ 140 या फिर उससे अधिक है, वो क्या होगा, प्रतिभाशाली। 120 से 139 के बीच में अति श्रेष्ठ यानी वेरी सुपीरियर। इंग्लिश में भी ध्यान रखना, इंग्लिश में कई बार पूछता है सुपीरियर, वेरी सुपीरियर, सुपीरियर, वेरी सुपीरियर, जीनियस, ठीक है। 110 से 119 के बीच में श्रेष्ठ बुद्धि, 90 से 109 सामान्य बुद्धि, 80 से 89 मंद बुद्धि, और 70 से 79 क्षीण बुद्धि, 70 से कम निश्चित क्षीण बुद्धि, ठीक है। इस तरह से यह टेबल है। 50 से 69 के बीच में अल्प बुद्धि, कई बार मोरांस, एक पिछले सीरीज में मैंने कराया था उसमें पूछा था, अल्प बुद्धि को मोरांस पूछ लिया था उन्होंने।
20 to 25 यानी 20 से 25 के बीच मूर्ख बोलती है, और 20 से 25 जो महामूर्ख यानी इडियट उसको बोल सकते हो। सबसे ज़्यादा इसमें याद करने वाला सीरीज है ये वाला एवरेज वाला, सामान्य बुद्धि 90 से 109 के बीच में होता है, ये हमेशा याद रखना। एक प्रतिभाशाली भी याद कर सकते हो, 140 है उससे अधिक जिसका IQ होता है वो प्रतिभाशाली बच्चा होता है। इसमें क्या पूछा है आपने, मृदुमंदता के बारे में पूछा है। मृदुमंदता यानी इसका इंग्लिश देखो मेंटल रिटार्डेशन या फिर माइल्ड रिटार्डेशन किस में होता है, तो ये इस स्टेज में 52 69 में 52 69 देखो ये रहा, कहाँ पे है, ये रहा अल्पबुद्धि या मोरांश, यही क्वेश्चन है और इसमें घुमा के पूछा है मृदुमंदता या अल्पबुद्धि। 28 देखो बच्चों की समस्याओं को सुलझाने के कौशल में सुधार करने के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाता है। बच्चों की समस्याओं को सुलझाने के कौशल में सुधार करने के लिए क्या किया जा सकता है। देखो पहला ही दिया उपरोक्त सभी सारे की किया जा सकता है। सब सारे में क्या होगा, पहला देखो केवल विचारों के बारे में बात करने से या लिखने के लिए बच्चों को आमंत्रित करें, या फिर बच्चों से केवल कहानियों के लिए चित्र बनाने को कहें, केवल ब्लॉक और मॉडल का उपयोग करें। ये तीनों सम्मिलित होगा और ये तीनों को मिला करके एक उपरोक्त सभी के रूप में हो जाएगा, यानी 28 का जो आंसर हो जाएगा पहला नंबर ऑल ऑफ दीज। 29 देखो इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स आपको बताना है समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है। समावेशी शिक्षा का अर्थ आपको बताना है स्कूल में सभी बच्चों के लिए शिक्षा, नहीं समावेशी शिक्षा की। इसका क्वेश्चन अभी हम लोग पहले भी कई क्वेश्चन में इसमें आया है, पहला या तीसरा पांचवा में देखे होंगे, तो काफ़ी फेमस टॉपिक है, इसको ध्यान रखना। सेकंड देखो बुद्धिमान बच्चों की शिक्षा, गरीब बच्चों की शिक्षा या फिर अब सबको शिक्षा। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है, ये देखो समावेशी शिक्षा के से रूप में बच्चे इसमें सम्मिलित हैं। देखो इसमें एक ये चश्मे वाला बालक इसमें ब्लाइंड है, इसके लिए लुई ब्रेल जैसी तकनीक का उपयोग करा। देखो ये हाथ रख के यहाँ पे इसके लिए लुई ब्रेल जैसे पाठ्य सामग्री उपलब्ध है। इसमें कई टाइप के बच्चे हैं, यहाँ पे देखो ये गर्ल्स जो है ये भी है, तो इसमें ये इसी को बोलते हैं समावेशी शिक्षा। इसमें कई प्रकार के सभी प्रकार के बच्चों को एक क्लास में समावेशित करके पढ़ाया जाता है। 29 का आंसर हो जाएगा स्कूल में सभी बच्चों के लिए शिक्षा, यानी 29 का फर्स्ट नंबर। काफ़ी इजी क्वेश्चन रहता है और ये ध्यान रखना कि इस बार क्रैक करना है और उसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे दिन रात एक करो और सारे सीरीज को एक स्पीड बढ़ा के चाहे तुम लोग देखो। बस ये है कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लो और उससे आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा आप सबका। तो कोशिश करते रहो, जल्दी से जल्दी क्लियर करो और फिर इन सब चीज़ों को छोड़ो। 30 देखो GAD स्टैंड फॉर, GAD का अर्थ क्या है, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन देख लो जेनेटिक एंग्जाइटी डिसऑर्डर आनुवंशिक चिंता विरोग, जेनेटिक एंग्जाइटी डिसऑर्डर आनुवंशिक चिंता विकार, या फिर जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर सामान्यीकृत चिंता विकार, या फिर जनरलाइज एंग्जाइटी डिजीज यानी सामान्यीकृत चिंता रोग। देखो इंग्लिश हिंदी में काफ़ी कंफ्यूजन है तो इंग्लिश थोड़ा देख लेना, इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में ही याद रखना। ये देखो ये जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर से क्या क्या उसमें लक्षण है। पहले देखो ये सबसे नीचे राइट साइड में, लेफ्ट साइड में रेस्टलेसनेस में है, फटीग है, एक्सेसिव एंग्जाइटी एंड वरी बहुत ज़्यादा चिंता है, इंक्रीजिंग मसल्स एक आप सोरेंस, ये देखो उसमें मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा तनाव है, इम्पेयर्ड कॉन्सेंट्रेशन है, जो उसका मन या फिर दिमाग है उसमें संकुचन हो रहा है, या फिर इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही है, या फिर डिफिकल्टी स्लीपिंग सोने में भी समस्या हो रही है। तो ये है आपका GAD। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर यानी सामान्यीकृत चिंता विकार। ठीक है, 30 का आंसर थर्ड। ये सीरीज यहीं पे समाप्त होती है, कल हम लोग अगला पार्ट करेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो जिससे उनका भी भला हो। तो ठीक है, आज यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर देखना इसी टाइम। ठीक है।